Assalamualaikum, Zainab, can you hear me? This is just a test at the moment. Walaikum assalam. Okay, so Zainab, can you please tell me if my voice is audible और मेरी वीडियो सही आ रही है, क्योंकि पंखा भी चल रहा है, तो कहीं पंखे की तो डिस्टर्बेंस नहीं आ रही। हेलो। Zainab, are you live? Are you watching this? Is my voice audible? आवाज़ सही आ रही है? कोई डिस्टर्बेंस नहीं है? We are 5 minutes नहीं, अभी 9:30 बजे। ठीक है, अभी 9:30 बजे। Okay, so just a moment, please. Okay. हम 2 मिनट इंतज़ार करेंगे, 2-3 मिनट के, शायद और लोग हमें ज्वाइन करें इंशाल्लाह। अभी हमारे पास 4 व्यूअर्स हैं, उन सब 5 व्यूअर्स हो गए हमारे पास अब। तो जितने भी लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है हमें, उन सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर इफ्तिखार है। मैं पिछले 15 साल से राइटर हूँ, मुख्तलिफ़ अखबारों में लिख रहा हूँ। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हो चुके हैं, 500 से ज़्यादा। और कम्युनिकेशन की फ़ील्ड से ही हमेशा ताल्लुक़ रहा है मेरा। इस वक्त भी आई एम सर्विंग एज in the public relations and the marketing communication department of a business school in Karachi. एंड ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। आई थिंक मैं शायद इंट्रोडक्शन दोबारा कराऊँ जब और हमारे व्यूअर्स आ जाएंगे। बट ज़ैनब कह रही हैं कि थोड़ा हम वेट कर लेते हैं ताकि एक अच्छी तादाद जब हो जाए, आई थिंक 10 तक अगर हो जाए तो वी कैन बिगिन। वी हैव 6 years टिल नाउ।
जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, अगर आपको कभी भी मेरी वॉइस या वीडियो में कोई मसला नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट कर दिएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। लेकिन लेट्स सी। ओके, I think we should begin. We have 9 people now. I'm just getting a confirmation from the host, Zainab Mohammed. पता नहीं वो यहाँ पर हैं या वहाँ पर हैं। Okay then, so we are officially and formally beginning this talk, this session on reading. मैं तहे दिल से स्किलेट का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज आके आप लोगों से बात करूँ। ज़ैनब मोहम्मद, फ़ातिमा शाकिर और राशिदा मोहम्मद, इन तीनों को सबसे पहले तो मुबारकबाद कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। फ़िलहाल तो ये डिजिटल है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जब ये कोविड का सिलसिला ख़त्म होगा तो जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम फिर इसको फ़िज़िकल फॉर्म में भी ले आएंगे। तो ज़ैनब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आज मदऊ किया है इस टॉक के लिए। और आज की टॉक का मकसद है रीडिंग के बारे में बात करना। रीडिंग हैज़ बीन अ वेरी important activity, but it is almost obsolete, जो देख के थोड़ा दुख भी होता है मुझ जैसे राइटर्स को कि बच्चों में जो है वो पढ़ने का जुनून क्यों नहीं है। रीड टुडे लीड टुमारो, ये जो टॉपिक है ये ज़ैनब ने ही चुना था। मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए थे and I really liked it. So before beginning and formally taking this session forward, I just want to say कि ये जो सेशन है इसमें इंग्लिश उर्दू दोनों को मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंग्लिश में अच्छी तरह से समझाए जा सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि उर्दू में बताए जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है कि हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें। मतलब अगर आप किसी बच्चे से कहें, अच्छा एक और चीज़ कि मैं भूल ना जाऊँ, इस सेशन में मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स की बात करूँगा। आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग among students and children, and how children can develop a habit of reading, क्योंकि हमें दोनों perspectives को देखना है। एक generation gap है हमारे सामने और दोनों तरफ देख के चलने से, मतलब जिस तरह से कहते हैं गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो हमारे जो एल्डर्स हैं, पेरेंट्स और टीचर्स और चिल्ड्रन। और अगर मैं चिल्ड्रन कह रहा हूँ, चिल्ड्रन का मतलब है प्राइमरी स्कूल से लेकर मैक्सिमम 9th मैट्रिक तक, क्योंकि ये वो एज होती है कि अगर इसमें कोई भी हैबिट डेवलप हो जाए तो आगे जाके वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। सो व्हेन आई से दैट व्हाई डू वी रीड, तो उसकी मुख्तलिफ क्या कहते हैं वजूहात हैं, और इन्हीं वजूहात में इम्पोर्टेंस भी है रीडिंग की। सबसे पहले वी रीड टू गेन इंफॉर्मेशन। हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर रीडिंग बिकॉज टू गेन इंफॉर्मेशन, सही, इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़, इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल, इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉग। फिर हम पढ़ते क्यों हैं? हम पढ़ते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। हम पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि हमें तफरीह चाहिए होती है, और ये तफरीह हमें मिलती है फ़िक्शन से। फ़िक्शन में आपके पास स्टोरीज़ हैं, फ़िक्शन में आपके पास नावल्स हैं, कहानियाँ हैं, लतीफ़े हैं। फिर हम पढ़ते हैं टू गेन इंस्पिरेशन,
आप अगर किसी की बायोग्राफ़ी पढ़ेंगे, अगर हम फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्ज़ाम्पल कैसे दूँ, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जब हम इस्लामी वाक़यात पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने के बाद हम अपने आप को रिलेट कर सकते हैं उससे, क्योंकि और हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने से जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं। इसकी मैं आपको एक और मिसाल दे सकता हूँ। इसकी मैंने मिसाल अभी तक लिखी नहीं थी क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा काम आ गया था ऑफिस का। हाउ टू गेन इंस्पिरेशन थ्रू रीडिंग। बच्चे इंस्पिरेशन ऐसे ले सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बच्चों से कहें कि वो बच्चों का मतलब है क्लास 2 या 3 के बच्चों को, कि वो हाथी और हिरन की कहानी पढ़ें या भालू और खरगोश की कहानी पढ़ें, तो उसको पढ़ने के बाद अमूमन होता ही है कि बच्चे अपनी कहानी खुद बनाने लगते हैं कि ऐसा भी हुआ होगा, ऐसी तरह से भी हुआ होगा, हो सकता है भालू ने खाना नहीं खाया हो, वो सो गया हो। बच्चों की अपने एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड होती है। सो चिल्ड्रन गेन इंस्पिरेशन बाय रीडिंग क्रिएटिव फिक्शन। हम एडल्ट्स जो हैं उनको इंस्पिरेशन मिलती है बायोग्राफीज़ पढ़ने से, उनको इंस्पिरेशन मिलती है इवेंट्स के बारे में पढ़ने से, उनको इंस्पिरेशन मिलती है। अगर आप क्रिकेट पे कोई किताब लिखी गई है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि किस तरह से मुख्तलिफ़ टीम्स जो हैं वो उन्होंने इवॉल्व किया है, किस तरह से टेस्ट क्रिकेट वनडे क्रिकेट में ट्रांसफॉर्म हुई है। ये सब मैं एक जॉनर की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपनी स्लाइड भी खोल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट बनाया है माइंड वेव्स के नाम से, MINDWAVES। वो मैं अपने लाइव सेशन में अभी पेश भी कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको देखते भी जाएं। जस्ट लेट मी सी कि वो कहाँ पे है सेशन। एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ वरना फिर कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। आई वांट टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। अभी मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई। ओके, सो MIND माइंड, WAVES वेव्स। M फॉर मेंटल एक्सरसाइज। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे दिमाग की वर्जिश हो। और वो कैसे होगी? जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन अल्फाज को विजुलाइज करने लगता है। आवर माइंड स्टार्ट्स टू क्रिएट अ मेंटल इमेजरी ऑफ वॉट एवर वी रीड। तो आपके दिमाग की ऑटोमेटिक जो है एक्सरसाइज हो रही होती है। इसकी एग्जांपल है छोटी सी। अगर आप कोई ख़बर पढ़ेंगे कि कराची में जो है वो लॉकडाउन से पहले की कोई ख़बर कि कराची में संडे बाज़ार लगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए, उन्होंने ख़रीदारी की, बच्चों ने अपने खिलौने ख़रीदे। कहने को तो आप सिर्फ अल्फाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पूरा एक मंजर कशी आपके दिमाग में हो रही होगी कि वहाँ पे लोग होंगे, भीड़ होगी, ख़रीदारी हो रही होगी, शोर शराबा होगा, कहीं से किसी सब्ज़ी वाले की आवाज़ आ रही होगी। तो हमारा दिमाग वर्जिश करता है जब हम कुछ पढ़ते हैं। सो M माइंड वेव्स में M फॉर मेंटल एक्सरसाइज, I इज़ फॉर इंस्पिरेशन, जो कि अभी आपसे डिस्कस हुआ है कि वी रीड टू गेन इंस्पिरेशन। अगर आपने कोई आर्टिकल लिखना है तो ऑब्वियसली आप उसकी रिसर्च करेंगे, और जब आप उसकी रिसर्च करेंगे तो जो फैक्ट्स मिलेंगे हो सकता है उससे उनको इस्तेमाल करते हुए आप और अच्छा आर्टिकल लिखें, तो वो आपको इंस्पायर करेगा। या आपने किसी शख्स का कुछ पढ़ा, कोई ब्लॉग पढ़ा, कोई आर्टिकल पढ़ा, आपने कहा कि अगर ये लिख सकता है ऐसा तो मैं भी लिख सकता या मैं भी लिख सकती हूँ। सो रीडिंग ऑलवेज इंस्पायर्स। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि अगला पॉइंट है। N फॉर न्यू आइडियाज़। मेरा ये मानना है, और ये मेरा जानना भी है, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है कि एक आइडिया से दूसरा आइडिया बनता है। अगर कोई शख्स समझता है कि मैंने कोई आइडिया बनाया है और मैं उसको कहीं प्रमोट करूँगा तो कोई चोरी कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता।
मेरा ये ईमान है कि अगर वो आपका आइडिया है ना तो वो फॉर्म बदल सकता है, कॉन्सेप्ट आपका ही रहेगा। और एक आइडिया से दूसरा आइडिया जन्म देता है। हो सकता है आप में से जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं या जो लोग इस वीडियो की रिकॉर्डिंग बाद में फेसबुक पे देखेंगे, हो सकता है उनको इस आज की टॉक में से कोई आइडिया मिल जाए और उसके ऊपर एक टॉक बना लें। सो आइडिया ब्रीड्स आइडिया। सो ये हो गया N फॉर न्यू आइडियाज़। और मुझे वो मिल गया है लिंक, इसके ऊपर मैं आई एम सॉरी, एक आइडिया से दूसरा आइडिया। आई एम रियली बैड एट दिस फेसबुक लाइव स्टफ। और हाँ, मिल गया मुझे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ओके, और मैंने इस कमेंट को पिन भी कर दिया है। पिन कहाँ से होगा? ज़ैनब, इफ़ यू वॉचिंग कैन यू प्लीज़ पिन दिस? हाँ, मिल गया। ओके, सो न्यू आइडियाज़ पे हम थे इन माइंड वेव्स। D इज़ फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत ही हैरत अंगेज़ पॉइंट मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ये जो माइंड वेव्स में आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, ये वो सब चीज़ें हैं जो मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस की हैं एज अ राइटर, एज अ रीडर। सो D इन माइंड वेव्स इज़ डेवलपिंग कन्वर्सेशनल स्किल्स। जब आप किसी से बात करते हैं ना तो ऑब्वियसली आप अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कन्वर्सेशन में आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1, नॉलेज, किसी भी टॉपिक के बारे में या स्पेसिफिकली उस टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। एंड नंबर 2, अ गुड वोकेबलरी, अल्फाज। ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ने से मिलेंगी। आप चाहे किताब पढ़ें, आप चाहे अखबार पढ़ें, आप जर्नल्स पढ़ें, आपको नॉलेज भी मिलेगी, आपको वोकेबलरी भी पड़ेगी, वोकेबलरी भी आपकी बढ़ेगी। मेरा इस पॉइंट पे आपसे आपको ये एडवाइस है कि आप कोई स्पेसिफिक जॉनरा या स्पेसिफिक थीम या स्पेसिफिक टॉपिक पे पढ़ना शुरू ना करें। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है, आपको जो किताब मिले आप उसको उठाएं और पढ़ना शुरू करें। ये हो गया आपका D फॉर कन्वर्सेशनल स्किल्स। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कोई भी किताब मिले आप पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जो भी नॉलेज या जो भी वोकेबलरी आप सीखते हैं वो आपको कहीं ना कहीं काम आती है। और उस वक्त आपको याद आता है कि हाँ, ये लफ्ज़ मैंने फ़लाँ जगह सीखा था, ये इन्फॉर्मेशन मैंने फ़लाँ जगह सीखी थी। सो इट विल हेल्प यू टू राइट। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई में कहीं ना कहीं काम आएगी, क्योंकि आजकल तो ब्लॉग्स भी बन रहे हैं, व्लॉग्स भी बन रहे हैं। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप उसके ऊपर अपना डिजिटल पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। माइंड वेव्स में D में हम आ गए हैं। अब शुरू करते हैं वेव्स, WAVES। W इज़ फॉर राइट बेटर। मेरा ये ओपिनियन रहा है और मैंने इसको प्रैक्टिस भी किया है कि जिस तरह से हम इंग्लिश में कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही, किसी भी काम को आपने परफेक्ट करना है तो आप उसको बार बार करें। राइटिंग के लिए राइटिंग ना करें। इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर यू नीड टू बिकम अ गुड रीडर। यहाँ पर मैं एक टर्म का इस्तेमाल करूँगा जिसे कहते हैं कंटेंट एब्जॉर्प्शन। कंटेंट को एब्जॉर्ब करना। आपका दिमाग, हमारा दिमाग एक स्पंज की तरह है, और नॉलेज जो हम पढ़ते हैं किताबों में वो पानी की तरह है। तो आपने वो नॉलेज एब्जॉर्ब करनी है, एंड देन यू आर गोइंग टू यूज़ दैट नॉलेज इन वट एवर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यू चूज़, आइदर राइटिंग, आइदर स्पीकिंग, आइदर ब्लॉगिंग, आइदर व्लॉगिंग। So if you want to become a good writer, read. Waves में W is for write better. Then A is for accentuate perspectives. Accentuate का मतलब है बढ़ाना। मुझे A से कोई आसान लफ्ज़ नहीं मिला तो मैंने ये डाल दिया, लेकिन accentuate का मतलब है to enhance something, और perspectives का मतलब है नज़रिया। पढ़ने से आपके अपने नज़रिए मज़बूत होंगे। आप फ़र्ज़ करें आपने माउंट एवरेस्ट के बारे में कोई आर्टिकल या कुछ पढ़ा है,
तो आपको उससे रिलेटेड और चीज़ें पता चलेंगी कि पहली दफ़ा किसने सर किया, उसकी टोटल हाइट क्या है, उसके जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, किस 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 जगह पे वो मौजूद है, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना होता है। और पर्सपेक्टिव्स आपके बदलते हैं जब आप मुख्तलिफ़ लोगों के ओपिनियन पढ़ते हैं। तो अगर आपने अपने पर्सपेक्टिव्स को बढ़ाना है, उनको परवान चढ़ानी है, तो मेरी राय होगी कि आप अखबारों के इदारिये पढ़ें जिनको हम एडिटोरियल्स कहते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों या उर्दू के हों, दोनों ज़बानों में आपको उबूर हासिल होना चाहिए। और पर्सपेक्टिव्स, दूसरे लोगों के पर्सपेक्टिव, दूसरों से मुराद है मेरा राइटर्स, ऑथर्स, एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। दूसरों के पर्सपेक्टिव्स पढ़ने से आपका अपना पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, एंड देन यू विल बी एबल टू शेयर योर ओन ओपिनियन एंड थॉट्स अबाउट अ सर्टेन फैक्ट और अ थिंग। तो ये हो गया एक्सेंचुएट पर्सपेक्टिव्स। देन माइंड वेव्स में WAV इज़ फॉर विजन एंड फोकस। दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। जब आप किताब पढ़ते हैं तो एक तो आपका विजन डेवलप होता है, आपको एक आइडिया से दूसरा आइडिया पता चलता है। आपको चाहे आप फिक्शन पढ़ें, चाहे आप नॉन फिक्शन पढ़ें, चाहे आप किसी इंसान की बायोग्राफ़ी पढ़ें तो आपको उसके बारे में कुछ पता चलेगा, उसकी अच्छी आदत के बारे में पता चलेगा, जिसे आप अपना सकते हैं, जिससे आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। अगर आप फिक्शन पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई एडवेंचर नावल पढ़ रहे हैं, आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ रहे हैं, या आप मेरी फेवरेट इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपका विज़न, आपको जो क्रिएटिव विज़न है वो बढ़ेगा। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, आइडिया से आइडिया बढ़ता है। फ़िक्शन पढ़ेंगे तो आपका वो आइडिया जो फ़िक्शन से रिलेटेड है वो बढ़ेगा, अगर आप नॉन फिक्शन पढ़ेंगे तो आपका नॉन फिक्शन रिलेटेड आइडिया बढ़ेगा। विजन एंड फोकस में दूसरा पार्ट है फोकस। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मिलेनियल्स, जो कि 2000 के बाद पैदा हुए, और स्पेशली आज की जो जनरेशन है जो इस वक्त 6-7 साल के हैं, उनका सैचुरेशन पॉइंट बहुत कम हो गया। उनको आप कहीं बिठाएं, आप यहाँ मुँह करें, वापस देखें, वो कहीं भाग गए होंगे, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो ज़रूरी है कि उनकी ज़िंदगी में फ़ोकस लाया जाए। और फोकस कैसे आएगा? अगर आप उनको कुछ पढ़ने को देंगे। स्टोरी बुक दे दें, जो छोटी पतली पतली किताबें आती हैं, आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ मिलता है, आप उनको ऑनलाइन दे दें। लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप उनको स्टोरी बुक प्रिंटेड वर्जन में दें, क्योंकि प्रिंट वर्जन में किताब पढ़ने का कोई नेबल बदल नहीं है। जो खुशबू आती है उसकी, जो आप उसको पकड़ते हैं, उसका टेक्सचर, उसको उसमें बुक मार्क लगाते हैं, पेजेस को पलटते हैं। फोकस कैसे होगा बच्चों में पैदा? आप शुरू में शायद बच्चे थोड़ा तंग करें, वो अटेंशन ना दें, लेकिन उनको बार बार समझाने से, अगर उन्होंने एक पेज पढ़ लिया, आज कल 2 पढ़ेंगे, परसों 3 पढ़ेंगे, उनकी एक हैबिट बन जाएगी रीडिंग की। जब आप कुछ पढ़ते हैं ना, तो आपका हर फोकस हर लफ्ज़ पर होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आपने 1 या 2 अल्फाज मिस कर दिए तो आपको अगला जुमला सही तरह से समझ नहीं आएगा, या हो सकता है आपको अगले जुमले का कॉन्टेक्स्ट समझ में ना आए। सो फोकस इज़ डेवलप्ड थ्रू रीडिंग, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, आज के बच्चों के लिए। और ये मैं एडवाइस, बहुत ही हम्बल एडवाइस दे रहा हूँ अपने, जो हमारे बहुत ही मोहतरम फैकल्टी अगर इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे पेरेंट्स अभी इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए। देन वी कम टू E, माइंड वेव्स में WAVES, E फॉर इन्हेंस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। इस पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो रीडिंग जो है वो हमारी नॉलेज भी बढ़ाती है और हमारी इंफॉर्मेशन भी बढ़ाती है। इन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। इंफॉर्मेशन इज़ एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, आई मीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, तो वो नॉलेज बन जाता है।
और फिर अगर आपने उसको नॉलेज को दूसरों को तक मुंतकिल किया तो वो विजडम बन जाता है. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. Then the last in mind waves is skills development. Skills development पढ़ने से होती है. अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि स्किल्स के लिए तो आपको प्रैक्टिकल कोई काम करना होता है. मैं आपको बताता हूँ कैसे. बहुत ही आसान तरीका है. एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल से हम सब रिलेट कर सकते हैं. अगर आपने नाश्ते में चीज़ ऑमलेट बनाना है एक ख़ास स्पेसिफ़िक रेसिपी के साथ, कि उसमें चीज़ एक ख़ास मकदार में डाला हो, उसमें सॉसेजेस भी हो सकते हैं, टमाटर हो, प्याज हो, मतलब एक प्रॉपर जो एक ऑमलेट होता है. अगर आप उसकी रेसिपी एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको शायद इतना कुछ समझ में ना आए कि आपने क्या काम कैसे करना है. आप 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन सारे प्रोसेसेस को अपने ही मतलब आपके अपने ख्यालात में उसको कैटेगराइज करना शुरू कर देगा. फिर जब आप ऑमलेट बनाना शुरू करेंगे तो यकीनन अगर आप पहली बार इस तरह का कुछ बना रहे हैं तो आप बार बार रेफ़र करेंगे. आपने एक पॉइंट पढ़ा, फिर अपना काम किया, दूसरा पॉइंट अंडे तोड़ो, तीसरा पॉइंट है उसमें नमक डालो, चौथा पॉइंट है उसमें थोड़ा सा दूध डालो ताकि वो फ्लफ़ी हो. आप बार बार देख के करेंगे लेकिन काम हो जाएगा आपका. और जब आप एक दफ़ा ऑमलेट बना लेंगे, दूसरी दफ़ा शायद आपको रेसिपी उतनी बार देखने की ज़रूरत ना हो, और तीसरी चौथी बार तो आप रेसिपी देखेंगे. अगर आपने अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, आपको सिलाई कढ़ाई का शौक़ है, आपको कपड़े बनाने का शौक़ है, सीने का शौक़ है, अगर जो लोग हैं उनको साइकिल चलाने का शौक़ है, टाइपिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, स्क्रिप्टिंग करनी है, राइटिंग करनी है, तो जो हाउ टू आर्टिकल्स होते हैं ना, हाउ टू बिकम अ गुड राइटर, हाउ टू बिकम अ गुड स्टूडेंट, हाउ टू राइड अ बाइसिकल, हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू कुक, हाउ टू सीव, हाउ टू डू गुड गार्डनिंग, वो पढ़ना शुरू करें. वो स्टेप्स, वो प्रोसेसेस आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली कैटेगराइज होना शुरू हो जाएंगे. और जब आप उन्हें प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा. मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात बताता हूँ. जो पेंटर था बहुत ही मशहूर, पिकासो, उसने एक बात कही थी. उसने ये कहा था कि योर माइंड कैन नॉट डिफ्रेंशिएट इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग विद यू इन रियल और इफ़ यूर थिंकिंग अबाउट इट. इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर आप कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं और उसमें एक सीन है जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक अंधेरे कमरे में जा रहा है और एकदम से सामने से कुछ चुड़ैल आ जाती है, तो आप भी उसी तरह से उछलेंगे, या आपको एकदम से झटका लगेगा या चीख निकलेगी. अगर आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो पॉपकॉर्न एकदम से आप उछाल देंगे. ऐसा क्यों होता है? ना तो आप वो कैरेक्टर हैं, ना तो आप उस फिल्म में हैं, ना तो आप उस कमरे में हैं, ना तो आपके सामने चुड़ैल आई है. इसलिए क्योंकि योर माइंड कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ एन इल्यूजन. तो इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप हाउ टू आर्टिकल्स पढ़ते हैं, अगर आप इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स पढ़ते हैं, तो वो सारे प्रोसेस जो आपको असल में करने होंगे वो आपका दिमाग ये सोचकर क्या कहते हैं अपने ही थॉट्स में सेव करेगा कि ये आप असलियत में कर रहे हैं. जब आप वो काम असलियत में करेंगे तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा. दैट्स वाई आई एम गोइंग टू से इट अगेन. इफ़ यू वांट टू डेवलप स्किल्स यू नीड टू read how to manuals. You want to become a public speaker, start reading about how to become a public speaker. आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपको किस तरह के अल्फाज चुनने चाहिए, आपको किस तरह के टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, आपकी हैंड जेस्चर्स क्या होने चाहिए, प्री स्पीकिंग एक्टिविटीज़ क्या होंगी आपकी. तो ये हो गया हमारा mind waves. और mind waves was part of that section why do we read. We have almost half an hour. लेकिन मैं इसको जल्दी थोड़ा रैप करूँगा ताकि फिर आप लोगों के सवाल लूँ. एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू गो थ्रू सम कमेंट्स, क्योंकि मैंने बहुत बोल लिया है. अब मैं
के सवाल के अच्छा, दानिश सैयनी, very good friend of mine. Umar, do you think it's a good idea that whatever book you have read, just write a sort of book report or summarize it in your own words to become better at writing? Yes. दानिश ने एक सवाल पूछा है कि अगर हमने कोई किताब पढ़ी है और अगर हम उसकी खुद बुक रिव्यू या बुक रिपोर्ट या समरी बनाते हैं, so we can become a good writer, we can. And I think all children should do that. जितने भी इस वक्त हमारे टीचर्स हजरात हमें देख रहे हैं या देखेंगे आगे इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को जब देखेंगे, आई वुड सजेस्ट कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो टीचर्स हैं या ऐसे कोर्सेज जिसमें राइटिंग स्किल्स बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, कॉलेज में पढ़ाई जाती है, या राइटिंग स्किल्स की क्लासेस होती हैं, बच्चों को कहें कि उन्होंने कोई किताब पढ़ी है, उन्होंने कोई आर्टिकल पढ़ा है, उसको समराइज करें अपने अल्फाज में. दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी. क्योंकि एक तो आप की कॉम्प्रिहेंशन का पता चलेगा कि आपने जो किताब पढ़ी है आपने उसको कितने हद तक समझा है, और जो आपका आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, वो भी आपकी डेवलप होगी. ओके, ज़ैनब मोहम्मद कह रही हैं, उमर हाउ अबाउट राइटिंग इमीडिएटली व्हेन देयर इज़ एन अर्ज टू वेंट आउट फीलिंग्स. हाँ ज़ैनब, ये भी एक अच्छा सवाल है. ज़ैनब कह रही हैं कि अगर आपने अपने एहसासात को, इमोशंस को बाहर निकालना है, एंड यू राइट, फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि, होता है ना कि कभी आप बड़े कड़वे हो रहे होते हैं या कभी आप बहुत एलेटेड फील कर रहे होते हैं और आपको कहीं लिखना होता है कि आज मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ, मेरा बहुत पुराना दोस्त मिला था, या आज जो है वो बहुत गर्मी थी, आज बहुत मैं थक गया था, तो आप एक जर्नल बना लें. आप अपना एक स्पेशल एक कोई भी आप नोटबुक ले लें, एंड उसमें आप डेट वाइज आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, आपने वेडनेसडे जून 10, 2020 को आपने क्या महसूस किया, आपके अंदर क्या जज्बात थे जो आप किसी को बताना चाह रहे थे, वो आप किसी को ना दिखाएं. वो जो आप लिख रही हैं उस नोटबुक में किसी को ना दिखाएं, ना कहीं छपवाएं, वो आपके लिए है. यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि राइटिंग इज़ अ स्किल, रीडिंग इज़ अ स्किल. आप इसको जितना करेंगे उतना अच्छा होंगे इसमें, और कोई ज़रूरत नहीं है कि दुनिया वालों को पता हो कि आप अच्छे राइटर हैं या अच्छे रीडर हैं, वो आप अपने लिए कर रहे हैं. ओके, मूविंग ऑन. येस, रीडिंग इवन चेंजेस द पर्सपेक्टिव्स, फातिमा शाकिर कह रही हैं, एंड रीडिंग कनेक्ट्स विद अनदर पॉइंट अनदर, एंड एनी बुक इफ़ यू रीड वंस और ट्वाइस यू विल फाइंड न्यू थिंग्स, न्यू पर्सपेक्टिव्स. And we have context is such a beautiful concept. Yes, Zainab, it is. Printed version are very important for children. Yes, Fatma Punja Khan. I hope I'm pronouncing your name correct. Fatma Punja Khan. Printed version are very important for children. बच्चों को जितना हो सके टैबलेट और स्मार्टफोन की आदत ना दिलाएं, क्योंकि वो एडिक्टेड हो जाएंगे उसके. वैसे भी उन बच्चों को गेम खेलने का शौक़ होता है, तो वो गेम में भी लग जाएंगे और ऐप्स भी खोलेंगे, तो उनको प्रिंटेड बुक्स ही दें. पायरेटेड बुक्स हमारी मजबूरी है कि हमें ख़रीदना पड़ती है, लेकिन अगर ओरिजिनल बुक हमें मिल जाए, और ऑब्वियसली ओरिजिनल बुक की प्राइस इतनी होती है कि हम उसको मल्टीपल कॉपीज़ में नहीं ख़रीद सकते, लेकिन अगर ओरिजिनल बुक की अच्छी फ़ोटोकॉपी हो जाए तो वो भी वेल एंड गुड है. ओके, ज़ैनब इफ़िरी, अच्छा, एहसन उमर, अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू ऑनलाइन और ऑफलाइन, नहीं, इन द रियल वर्ल्ड और इन द डिजिटल वर्ल्ड. अ गुड रीडर गिव्स बर्थ टू एन एक्सलेंट राइटर, मरियम मोहम्मद आरिफ, बिल्कुल सही कहा आपने. हाउ टू आर्टिकल्स आर वेरी हेल्पफुल बिगनर्स, एग्जैक्टली. अच्छा, बिकॉज ऑफ अ कंस्ट्रेंट इन टाइम वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. हमने माइंड वेव्स कर लिया, जो कि मेरा कॉन्सेप्ट था, वाई डू वी रीड, और द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग. ये मैंने जो इसके पॉइंट्स हैं वो मैंने पिन कर दिए हैं इस वीडियो के कमेंट्स में. ओके, हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तो आपने ये जान लिया कि भाई पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वो हमने तय कर लिया माइंड वेव्स के थ्रू. हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड, किस तरह से समझें जो आप पढ़ रहे हैं. आपके हाथ में किताब है, आपने उसका पहला पेज खोला, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपने बुक बंद कर दी. क्यों बंद की?
या तो आपको वो टॉपिक पसंद नहीं आया, या तो आपको लिखने का स्टाइल पसंद नहीं आया, या तो हो सकता है कि जो लिखा गया हो वो जो पढ़ने वाला है उसके कॉग्निटिव रिकग्निशन से ज़्यादा भारी कोई चीज़ लिखी हुई हो। कोई मसला नहीं, कुछ तरीके हैं जिनको अपनाते हुए हम इस मसले को दूर कर सकते हैं, और ये तरीका स्पेशली बच्चों के लिए। एंड आई थिंक फ्रॉम द एज ग्रुप्स ऑफ 6 to 15-16 के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट डाउन इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आप बच्चे से कहें, या अगर आप ख़ुद पढ़ रहे हैं या ख़ुद पढ़ रही हैं, मैं हमेशा अपने साथ एक नोटबुक लेके रखता हूँ जब भी मैं कुछ पढ़ रहा होता हूँ, चाहे वो नॉवल हो या बुक हो या कुछ भी हो। उसकी वजह क्या होगी? आपने पेज पढ़ना शुरू किया, कोई मुश्किल लफ्ज़ आ गया, आपने वो लिख लिया। कोई मुश्किल सेंटेंस आ गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसा ईडियम या प्रोवर्ब है जो आपने कभी नहीं सुना लेकिन आपको पता लगाना है कि इसका मकसद क्या है, इसलिए आपने उसको भी लिख लिया। कोई कॉन्सेप्ट बताया है ऑथर ने, आपने वो भी लिख लिया। लेकिन ज़रूरी है कि जो भी आप चीज़ें लिखें उसके पेज नंबर भी लिखते रहें ताकि आप रेफ़र बैक कर सकें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम कुछ मुश्किल पढ़ के किताब बंद कर देंगे ना, तो हमारा पढ़ने का मकसद और हमारी इमेजिनेशन और नॉलेज एक्विजिशन वहीं बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ मुश्किल लग रहा है, आपने उस वक्त लिख लिया, तो आपका दिमाग कहेगा मैंने लिख तो लिया है, इस पे थोड़ी और सर्च भी करते हैं। एंड देन यू स्टार्ट योर सर्च कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, या आपने लफ्ज़ से उसके सिनोनिम्स निकाले, या आपने उस सेंटेंस का मतलब जाना। तो उस एफ़र्ट की वजह से अगर आपका एक पेज भरी है ना कि इस लफ्ज़ का ये मतलब है, इस फ्रेज़ का ये मतलब है, यहाँ पर ऑथर का ये मतलब है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी कि मैंने ये कोड डिसाइफर कर लिया है जो ऑथर ने लिखा है। एंड देन यू आर गोइंग टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। यही एग्जैक्टली जो एक्सरसाइज है ये आपने बच्चों के साथ करनी है। उनको आपने आसान किताबें देनी है। अगर वो हैरी पॉटर पढ़ना चाहें वो पढ़ें, अगर वो टार्ज़न की कहानियाँ, टार्ज़न और आदम खोर कबीला, इस तरह की जो कहानियाँ आती हैं मेरी फेवरेट होती थी जब मैं बच्चा था और मैं पढ़ता था, वो उनको दें और उनसे कहें कि आप 2 पेज पढ़ें और कुछ भी आपको मुश्किल लगे वो आप लिखें। तो इस तरह से आपको आइडिया होगा कि किस बच्चे का कितना कॉम्प्रिहेंशन लेवल है और किस बच्चे को क्या चीज़ मुश्किल लग रही है। हो सकता है किसी और बच्चे को वो चीज़ मुश्किल ना लग रही हो। अगर आप क्लास 3 या अगर आप क्लास 4 के बच्चों को कोई किताब दें, उसके अंदर लफ्ज़ लिखा हुआ है टार्ज़न की अफ्रीका के कबीलों के लोगों से मुलाकात हुई, हो सकता है किसी शख्स को कबीले का मतलब पता हो या किसी बच्चे को ना पता हो, तो वहाँ पे एक तो आपकी अपना जजमेंट आ जाएगा कि किस जो ऑब्वियसली एक क्लास में कॉम्प्रिहेंशन लेवल मुख्तलिफ होते हैं बच्चों के, ऑब्वियसली ये तो एक गिवन बात है। तो बजाय कि आप किसी बच्चे से कहें कि तुमने ये क्यों नहीं समझा, आप ये ना करें, आप उनसे कहें आप पेज पे लिखें जो आपको मुश्किल लग रहा है और फिर इंडिविजुअली जाके उसको समझाएं। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है, इसमें तो और आसानी होगी कि बच्चे जो हैं वो ईमेल कर दें स्टूडेंट को, टीचर को अपना जो भी असाइनमेंट है, एंड देन दे आर गोइंग टू रिवर्ट इट बैक बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन। सो नोट एवरीथिंग डाउन। इसके लिए आप एक डायरी बना लें कि जब भी आप कुछ पढ़ें आप उसमें उन चीज़ों को डालते रहें। देन सेकेंडली, नो अबाउट द ऑथर एंड द रीडर, नो अबाउट द ऑथर एंड द बुक। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ करें आपने मैं क्या मिसाल दूँ आपको, आप जो हैं वो इंस्पेक्टर जमशेद, मैं हमेशा इन्हीं की एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ के जो बानी थे मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इश्तियाक अहमद साहब, अगर आप ये सीरीज़ पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो इश्तियाक साहब के बारे में एक प्रोफाइल आप पढ़ लें कि उन्होंने कब से लिखना शुरू किया, क्या क्या कहानियाँ थी, कौन कौन से ख़ास नंबर थे उनके,
और फिर आप उन करेक्टर्स के बारे में पढ़ें, इंस्पेक्टर जमशेद, उमर, फरजाना, फ़ारूक, और कि उन कहानियों का मकसद क्या था, उसमें मॉरल स्टोरीज़ क्या थी। या अगर आप फ़र्ज़ करें C.S. लुइस जिसने क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया लिखा है, आई होप आप सब वाकिफ़ होंगे, उसमें मूवी भी बनी थी पहले, इसका TV शो भी आता था, इस पर इसकी चिल्ड्रन स्टोरी बुक्स भी लिखी हैं, मतलब ये तो थे ही बच्चों के नावल नगार। तो आप उनके बारे में सर्च करें कि वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी हैं। आप अगर आप एक बड़ी एज के हैं और क्या कहते हैं, जैसे अगर आप फ़र्ज़ करें मंटो के बारे में पढ़ रहे हैं, या आप बानो कुदसिया का कुछ पढ़ रहे हैं, आप अशफाक अहमद साहब का ज़ाविया पढ़ रहे हैं, तो हमने नाम तो इन तमाम लेजेंड्स के सुने हुए हैं, लेकिन एक अगर आप इनकी प्रोफाइल पढ़ें, इनके बाकी किताबों के साइनॉप्सिस पढ़ें, तो उनसे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो किताब आप उनकी पढ़ने जा रहे हैं उससे आपकी तवक्कुआत क्या हैं, आप उससे क्या हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से हम किसी के घर जाते हैं ना पहली बार, तो उनका रास्ता हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं कि जिस ऑथर की आप किताब पढ़ रहे हो उस ऑथर के बारे में, और उस ऑथर की पुराने जो पब्लिश वर्क्स हैं उनके बारे में आप पढ़ें, तो एक तरह से आप रास्ता समझ रहे हैं कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हो सकता है आपको वो पसंद ना आए, आपको क्या कहते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ आपको ना पसंद आए, लेकिन कम से कम कुछ तो पता चलेगा आपको। हो सकता है वहीं से राहें खुलें आपको कि आप और कौन सा लिटरेचर या कौन सा जॉनर आप पढ़ना चाहते हैं। फिर है अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिटन वर्ड, ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से थोड़ा सा क्या कहते हैं टेक्निकल हो जाएगा सेशन, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं कवर कराऊँ क्योंकि ज़रूरी है, स्पेशली पेरेंट्स और टीचर्स के लिए जो कि इस सेशन को देखेंगे। हमारे यहाँ एक तो पढ़ना होता है कि आपने कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिया, आपको समझ में आ गया, ये तो होती है एलिमेंट्री रीडिंग। कि एलिमेंट्री रीडिंग का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द रिटन वर्ड, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द रिटन वर्ड, कि जो लिखा गया है उसका मायने समझना, और जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं उनके मायने समझना। तो ये तो हो गया आपका एलिमेंट्री रीडिंग। फिर होती है आपकी सिस्टमैटिक स्किमिंग। सिस्टमैटिक स्किमिंग में क्या होता है जो कि हम सब करते हैं जब भी हम दुकान पे जाके किताब ख़रीद रहे होते हैं। हम किताब का फ्रंट कवर देखते हैं, हम किताब का बैक कवर देखते हैं, क्योंकि बैक कवर पे लोगों के कमेंट्स होते हैं या फिर ब्लर्ब लिखा होता है, एक छोटा ब्रीफ साइनॉप्सिस ऑफ द बुक। फिर हम सिस्टमैटिक स्किमिंग में क्या करते हैं, आप बुक खोलते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट्स देखते हैं। अगर कोई सेल्फ हेल्प बुक होगी तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है कि बुक में क्या है उसके टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़ने से। या फिर हम उस बुक का प्रीफेस पढ़ते हैं या फॉरवर्ड पढ़ते हैं। प्रीफेस किसी उसने लिखा होता है जो कि ऑथर नहीं होता, उससे हमें आइडिया होता है कि किसने लिखा है, क्या लिखा है, उसमें थोड़ी बुक की तारीफ़ भी होती है। फिर हम बुक को स्किम करते हैं, मतलब रैंडमली पेजेस खोले, कोई रैंडम चैप्टर खोला, उसको पढ़ना शुरू किया और माइंड में एकदम आता है कि हाँ भाई ये किताब ख़रीद लो। मैं 90% किताबें ऐसे ख़रीदता हूँ। या तो मुझे पहले से पता होता है कि मैंने फ़लाँ ऑथर का फ़लाँ बुक का फ़लाँ एडिशन ख़रीदना है, या कभी रैंडमली मुझे ख़रीदना होता है तो मैं इसी तरह से ख़रीदता हूँ। ये हो गया आपका सिस्टमैटिक स्किमिंग। फिर दूसरा होता है सुपरफिशियल रीडिंग। सुपरफिशियल रीडिंग में ये होता है, अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल भी है ना पढ़ने में, अगर आप सेल्फ हेल्प की कोई बुक पढ़ रहे हैं, हाउ टू डेवलप योर सबकॉन्शियस, उसमें उसने साइको एनालिसिस भी किया होगा, उसमें उसने साइकोलॉजिस्ट के इंटरव्यूज़ भी लिए होंगे, उसने भारी भारी टर्म्स भी इस्तेमाल की गई होंगी, लेकिन आप उसको पढ़ते रहें ना, क्योंकि खेल सारा अल्फाज का है। इंग्लिश में 20 जो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हीं से अल्फाज बने हैं, और जितने भी अल्फाज इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम सब कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आम फहम अल्फाज हैं, जो कि हम आसानी से समझ सकते हैं। जो वो अल्फाज जो कि अखबारों में इस्तेमाल होते हैं, नॉवेल्स में इस्तेमाल होते हैं, वो तो हम सब अल्फाज एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बस आइडिया और कॉन्सेप्ट का फ़र्क है। और यहाँ पर मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर जैसे कुछ
पिछले साल मुझे नॉटर डैम इंस्टीट्यूट में बुलाया गया था इसी टॉपिक पे एक टॉक करने को कि हाउ टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ रीडिंग अमंग चिल्ड्रन। तो मैंने वहाँ के टीचर हजरात को ये राय दी थी कि आपकी जो लाइब्रेरी है जब उसमें बच्चे आएँ तो वो शेल्फ में जाके किताबें ना ढूंढें, किताबों को लें और उनको जो बीच में आपकी मेज़ रखी हुई लाइब्रेरी में उस वहाँ पर रख दें और स्टैक करके ना रखें, थोड़ी सी ऐसे रखेंगे जैसे थोड़ी बेढंगे तरीके से रखें, क्योंकि बच्चों को हमेशा उन चीज़ों को देखने का शौक़ होता है जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी। ये मेरी अपनी राय है। किताबों को वहाँ पर फैला दें, जब वो फैली हुई होंगी ना कोई बच्चा आके उसको पढ़ना शुरू कर देगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि उनके सामने होंगी। और अगर वो बच्चे उस किताब को पूरा ना भी पढ़ें, अगर उसमें इलस्ट्रेशंस और वर्ड्स दोनों हैं तो कम से कम इलस्ट्रेशंस को देखकर कुछ तो वो कंटेंट एब्जॉर्व करेंगे और इवेंचुअली दे विल स्टार्ट रीडिंग, अगर उनके सामने किताब होगी मौजूद। मैं एक यहाँ पर एक और हम्बल एडवाइस देना चाहता हूँ कि बच्चे जो है ना वो नहीं करते जो उनका दिल चाहता है, बच्चे वो करते हैं जो वो अपने बड़ों को करता देखते हैं। मुझे याद है जब मैं क्लास 2 में था तो मेरी नानी मरहुमा मुझे अखबार देती थी। मैं नाम नहीं लूँगा अखबार का, लेकिन मैं उसके लिए लिख रहा हूँ तकरीबन 15 साल से। वहीं से मैंने अपना करियर शुरू किया था। वो मुझे देती थी अखबार और कहती थी कि ये उमर बेटा आप मुझे ख़बरें पढ़ के सुनाओ। आप यकीन करें उस वक्त मुझे वो जो ख़बरें होती थी फ्रंट पेज की, वो मुझे पल्ले नहीं पड़ती थी। उसमें पॉलिटिक्स होती थी, फाइनेंस, ट्रेड, ना मुझे नाम समझ में आते थे ना मुझे कुछ, मैं बस पढ़ता था उसे। और मेरी नानी बीच में मुझे कहती भी रहती थी नहीं इस जुमले को ऐसे कहो, ये ऐसे कहो, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है। तो वहाँ से मुझे पढ़ने का शौक़ हुआ। फिर जब मैं क्लास आई थिंक 3 में आया तो मेरे अब्बू ने जो है वो नेशनल ज्योग्राफिक की सब्सक्रिप्शन करवाई हुई थी। तो हर महीने हमारे यहाँ नेशनल ज्योग्राफिक आता था। उसमें फिर जो कंटेंट है वो काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन मैं वो मैगज़ीन लेके पढ़ता ज़रूर था, कुछ भी हो, तस्वीरें देख के खुश रहता है। तो कहने का मकसद ये है कि एक बुक अगर आप बच्चे को देंगे, अगर वो उसमें इलस्ट्रेशंस होंगी, कलर्ड इलस्ट्रेशन होंगी, तो इलस्ट्रेशंस भी कंटेंट है। यहाँ पे आपका मकसद होना चाहिए बच्चे को कंटेंट एब्जॉर्प्शन कराना, उसके दिमाग में चीज़ें जाएं। टेलीविज़न पे भी हो सकता है, आप उन किताबों को स्कैन करें और उनको लैपटॉप पे चला के मल्टीमीडिया पे लगा दें, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। जब तक बच्चे के हाथ में किताब नहीं होगी ना, वो उस किताब की ओनरशिप नहीं लेगा, और जब तक वो ओनरशिप नहीं लेगा वो पढ़ेगा नहीं। तो एक छोटी सी मेरी एक हम्बल सजेशन थी। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव 5 more minutes। हाउ टू बिकम अ रीडर किस तरह से बने, हमने अभी क्या डिस्कस किया। सबसे पहला पॉइंट था कि वाई डू वी रीड और बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग, जिसमें हमने माइंड वेव्स का जिक्र किया। सेकेंड इज़ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर रीडिंग, उसमें मैंने आपको बताया सिस्टमैटिक स्किमिंग एंड सुपरफिशियल रीडिंग। एंड तीसरा क्या था, मैं भूल गया, एलिमेंट्री रीडिंग। एंड द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज़ हाउ टू बिकम अ रीडर, किस तरह से आप एक रीडर बन सकते हैं। रीडिंग इज़ आइदर एन इन्नेट क्वालिटी, या तो वो बाय बर्थ होती है या आप डेवलप करते हैं। बाय बर्थ होती है तो अल्लाह खैर सल्ला, वो तो आप बच्चा शुरू कर देगा पढ़ना। और डेवलप कौन करता है, डेवलप उस बच्चे का माहौल करता है, उस बच्चे का स्कूल करता है, उस बच्चे का घर करता है। अगर बड़ा भाई या छोटा भाई पढ़ रहा है तो बच्चा पढ़ेगा। अगर माँ बाप, बड़े बहन भाई, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताया ताई, पप्पा पप्पी भी तो कोई पढ़ रहा है, कोई रोज़ अखबार पढ़ता है, तो बच्चा भी उनको फॉलो करेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर घर में ऐसा नहीं हो रहा, स्कूल में आपका फ़र्ज़ है कि आप करें। आधा घंटा निकाल लें, 1 घंटा निकाल लें, बच्चों को बिठाएं एक बहुत ही रिलैक्स सेटिंग में, उनको किताबें दे दें, उनसे कहें बेटा पढ़ो, और फिर आपसे हम सवाल करेंगे और फिर उनका एंड में कोई प्राइज़ वाइज रखते हैं। इस तरह से बच्चे पढ़ेंगे।
स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम समवेयर, कहीं ना कहीं से आपको ना स्टार्टिंग पॉइंट लेना होगा। बच्चे को आप ये नहीं कह सकते, मतलब आप अपने लिए भी नहीं ये नहीं कह सकते कि मेरे पास जब फलां बुक आ जाएगी तो मैं उसको पढ़ूंगा। नहीं, आपके पास जो है पढ़ना शुरू करें। आपके पास बुक नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़ना शुरू करें, लेकिन मेरी ये राय है कि ज़्यादा वक्त आप फिज़िकल प्रिंटेड बुक्स को दें। आस्क चिल्ड्रन टू एक्ट आउट कैरेक्टर्स, ये एक्टिविटी हम उस वक्त कर सकते हैं जब इंशाल्लाह कोविड-19 का मसला ख़त्म होगा, इंशाल्लाह लॉकडाउन ख़त्म होगा, इंशाल्लाह वायरस ख़त्म होगा और हम सब वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आएंगे। और इंशाल्लाह जब बच्चे वापस अपने स्कूल आएंगे तो आप एक फ़िज़िकल एक्टिविटी करा सकते हैं आधे घंटे की, 1 घंटे की, कि उनको स्टोरी बुक दे दी और सब बच्चों से कहा कि आप अपने अपने कैरेक्टर्स इसमें से चुन लो, चाहे वो फेबल हो, चाहे वो जानवरों की किताब हो, चाहे वो कोई बच्चों की कहानी की किताब हो, एंड देन दे आर गोइंग टू एक्ट इट आउट। छोटे छोटे डायलॉग्स हों उसमें, ताकि क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों को मुश्किल होगी कि बड़े डायलॉग्स को याद करने की। छोटे डायलॉग्स होंगे तो वो जब वो अपने आप को कहानी का हिस्सा समझेंगे ना, तो वो बाकी कहानियाँ भी पढ़ेंगे, क्योंकि दे आर गोइंग टू रिलेट देमसेल्व्स विद अदर कैरेक्टर्स ऑफ अदर स्टोरीज़। इसमें कुछ एग्जांपल्स थी। हैरी पॉटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हैं। हैरी है, एल्बस डम्बलडोर है, रॉन, हैग्रिड। दैन डॉक्टर स्यूस की कैट इन द हैट, ये बहुत मज़े की कहानी है। चार्ली इन अ चॉकलेट फैक्ट्री। फिर हमारे क्या कहते हैं, रुमाना हुसैन साहिबा हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप उनका फेसबुक पेज देख सकते हैं। वो चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं, उन्होंने काफ़ी सारी कहानियों की किताबें भी लिखी हैं, इलस्ट्रेशंस भी बनाती हैं वो। तो ये, और एक और चीज़ ये है कि मैं पेरेंट्स और टीचर्स से ये मेरा एडवाइस है कि जितना हो सके आप ख़ुद भी सर्च करें कि कौन कौन सी किताबें आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, या कौन कौन सी किताबें आपका स्कूल एक्वायर कर सकता है इन बल्क, क्योंकि जब तक किताबें होंगी उस वक्त तक बच्चे पढ़ेंगे, और जब तक बच्चे पढ़ेंगे तो एवोल्यूशन ऑफ द माइंड, दिमाग का ख्याल का इर्तका जारी रहेगा, और हमारे यहाँ विजनरीज, ड्रीमर्स, लीडर्स, पोइट्स, प्रोज राइटर्स, ये सब बनते रहेंगे। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड आई कैन नॉट एम्फेसाइज इनफ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, क्योंकि रीडिंग से ही कौमें बनती हैं। क्योंकि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो आप अपने आप से भी सवाल कर रहे होते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है। तो ये था आज का हमारा सेशन, रीड टुडे लीड टुमारो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, अब मेरी बातें समझ में आई होंगी। और वंस अगेन ज़ैनब का बहुत बहुत शुक्रिया, फ़ातिमा शाकिर का बहुत बहुत शुक्रिया, राशिदा मोहम्मद का कि उन्होंने मुझे आज मदऊ किया। मैं आप कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। ओके, माय सन रीच जियोग्राफी, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, एटलस पढ़ाएं आप बच्चों को, ये ज़ैनब मोहम्मद कह रही हैं। माय इंग्लिश टीचर ऑलवेज यूज्ड टू टेल अस टू डू दिस, ये किसका कह रही हैं, ये मैं बाद में पढ़ूँगा। व्हेनेवर ही गेट्स अ ब्रेक ही पिक्स अप एन एटलस और जियोग्राफी और बड़ी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये जियोग्राफी, एटलस, ये बच्चों को पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा जो मकसद है ना, वो है ब्रॉडनिंग ऑफ द मेंटल होराइजन, हमारा जो दिमाग की जो सतह है ना उसको बढ़ाना, और रीडिंग से अच्छी और कोई एक्टिविटी नहीं है। शी यूज्ड टू टेल अस दैट मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स विल बी इम्प्रूव्ड बाय दिस मेथड। यस, रीडिंग के ज़रिए आपकी उर्दू और इंग्लिश दोनों की जो तलफ़्फ़ुज़ है या अंदाज़ बयां है वो आपका अच्छा होगा। Exactly, most of the time people don't even know the source of the quotation they are using. Yes, this is Danish Sayani. Farida Khuzaima, I like to read Jamshed series. Jamshed series, फरीदा साहिबा, मेरी दुनिया की सारी बच्चों की किताबें एक पढ़ने में, और इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ एक तरफ। अभी भी जब पिछले साल भी जो हमारा बुक फेयर हुआ था उसमें मैंने कोई थोक के हिसाब से किताबें खरीदी जमशेद सीरीज़ की। इवन व्हेन पीपल नो दे डोंट कोट इट, वन शुड कोट द पर्सन हु सेड इट। यस, and then we are coming down. Exactly, in our school I have experience in this messed up thing. Very true.
You tell us to eat whatever you find. फातिमा पंजा खाना कह रही हैं, ही यूज़ टू टेल अस टू रीड व्हाटएवर यू फाइंड यू विल डेफिनेटली गेन नॉलेज. कुछ भी पढ़ने से नॉलेज होती, कुछ भी पढ़ें आप. अगर आप किसी कंपनी का, किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड भी पढ़ लें ना, उससे भी आपकी लर्निंग होगी. किस किस तरह के खाने यहाँ पे बनते हैं. आपको हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसी डिश बनती हो जो कहीं और नहीं मिलती हो. मेरे वालिद ने मुझे एक चीज़ बताई थी, वो अभी भी मुझे इस बात का कहते हैं कि तुम जो भी पढ़ते हो ना वो ज़िंदगी में काम आता है किसी ना किसी तरह. और ये मैं एक नहीं 100 दफ़ा मैं इसको आजमा चुका हूँ. मैं पिछले 16 साल से लिख रहा हूँ अखबारों में, और ज़्यादातर आर्टिकल्स मेरे वो हैं जो मैंने कहीं कुछ पढ़ा, मैंने उस पर रिसर्च की, अपना ओपिनियन बनाया और लिखा, तो मुझे मेरे वो काम आया, और उम्मीद करता हूँ मेरे रीडर्स को भी काम आया. My Abu was the one who made me and my sister learn to Quran Pak, mashallah. And that was a session. Thank you Fatima Shakir, thank you so much. तो यहाँ पर जो है वो मेरा 1 घंटा ख़त्म होता है. 1 घंटे का वादा किया था ज़ैनब से. अगर आपको कोई सवाल है तो मेरा फेसबुक पेज, बल्कि मैं यहीं पर ही मैं लिख देता हूँ, बल्कि ज़ैनब कर देंगी. आई डोंट नो कि क्या मोडस ऑपरेंडी होगा. मैं यहाँ पे इसका फेसबुक पेज लिख देता हूँ. यस, मैं यहाँ पे एकदम फॉर एनी क्वेश्चन एंड सजेशंस. ठीक है, मैंने अपना फेसबुक पेज भी इस कमेंट में लिख दिया है. फॉर एनी क्वेश्चन, फॉर एनी सजेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द फेसबुक पेज. ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी. हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस कोविड के अज़ाब से निकाले और लॉकडाउन ख़त्म हो. अभी तो खैर मुझे नहीं लगता कि कुछ महीनों तक ख़त्म होगा, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं. लेकिन हम दुआ ही कर सकते हैं कि हम सब अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें, सेफ्टी करें अपने घर वालों की, ख़ासकर बच्चों की, और आपके घर में जो सीनियर सिटीज़न हैं उनकी ख़ास तौर पे बिल्कुल मना करें कि घर से बाहर ना निकलें, और बच्चों को भी घर से बाहर ना निकालें. दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. ज़ैनब मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज मदऊ किया. बहुत अच्छा लगा बात करके. हो सकता है कि अगर आपको कोई चीज़ मेरी समझ में ना आई हो तो ऑब्वियसली यू कैन रीच मी आउट. और जो मैंने पूरी अपनी प्रेजेंटेशन नहीं थी, एक वर्ड डॉक्यूमेंट था, वो मैं ज़ैनब को भेज दूंगा ताकि वो अपने ग्रुप में जहाँ भी वो आगे देना चाहें वो दे दें. सो हमारा आज का सेशन यहाँ ख़त्म होता है. मेरा नाम है मोहम्मद उमर इफ्तिखार, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते रहेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.